तो हम लोगों को आज पढ़ना है फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ड्रग के एक्शन को मॉडिफाई करते हैं। अब ये मॉडिफिकेशन हो सकता हो बेनिफिशियल हो, ये मॉडिफिकेशन हो सकता हो आपके लिए घातक, दोनों संभावनाएं हो सकती हैं। अगर हम उन फैक्टर्स की बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ड्रग की इफिकेसी को प्रभावित करते हैं, तो उसमें बहुत से फैक्टर आएंगे। बॉडी साइज, एज, हाइट, सेक्स, मेल है या फीमेल है, प्रीवियस कोई बीमारी तो नहीं है, पहले से कोई कोमॉर्बिड कंडीशन हो, लिवर की डिजीज हो, किडनी की डिजीज हो, पहले से कोई ड्रग ले रही हो या ले रहे हो, उनके रेसेस कैसे हैं, रेसेस के इन सेंस कि वो एशियन एशिया के हैं, यूरोप कंट्री के हैं, चाइना के हैं, कहाँ रेसेस ब्लैक हैं या वाइट हैं। ठीक है, ये चीजें, ये सारी की सारी चीजें ड्रग के एक्शन को प्रभावित करती हैं। उनको हमको डिटेल में पढ़ना है, लेकिन उसको पढ़ने के पहले हमें दो चीजें ध्यान में रखना है कि हम जितने फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे वो सारे के सारे फैक्टर्स ड्रग के एक्शन को मॉडिफाई करते हैं दो 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 रास्तों से। पहला रास्ता क्या है? क्वांटिटेटिवली। दूसरा रास्ता क्या है? क्वालिटेटिवली। क्वांटिटेटिवली कहने का क्या मतलब हो गया? क्वांटिटेटिवली कहने का यह मतलब हुआ कि जब भी आप कोई दवा को इनटेक करते हैं, आइदर ओरल रूट से या इंजेक्शन के रास्ते, पैरेंट्रल रूट से, तो जब वो दवा आपके ब्लड में जाती है तो ब्लड में मौजूद प्लाज्मा प्रोटीन से पहले जुड़ जाती। ठीक है, प्लाज्मा जो आपका ब्लड का प्लाज्मा है, उस प्लाज्मा में कई प्रोटीन्स हैं। उसमें से जैसे एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन एक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है जो ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। उससे जाकर के ये जुड़ जाएंगे ड्रग के मॉलिक्यूल। जुड़ने के बाद फिर वहां से धीरे 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 रिलीज होंगे, और जैसे जैसे वो रिलीज होंगे अपना वो एक्शन देंगे। अब पता चला कि आपने कोई दवा खाया, ए जाके प्लाज्मा प्रोटीन से जुड़ गया, 1 घंटे बाद उसके 2-3 मॉलिक्यूल निकले और निकल के जहां उन्हें जिस आर्गन में जाना था वहां पहुंचे और अपना काम किए। लेकिन एक संभावना ये भी है कि हो सकता हो आपने पहले से कोई दवा ले रखी हो बी, तो वो बी दवा क्या करेगी? बी दवा ड्रग ए के मॉलिक्यूल को प्रोटीन से जुड़ने नहीं देगी। तो जब प्रोटीन से नहीं जुड़ेगी तो सारी की सारी जो दवा आपने लिया यकायक वो पूरे आर्गन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी बिना प्रोटीन के बाइंडिंग के। तो जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी तो तुरंत अपना एक्शन देना शुरू कर देगी। तो इन्होंने इस बी दवा ने क्या किया? बी दवा ने ड्रग ए के मॉलिक्यूल की क्वांटिटी जो धीरे धीरे रिलीज होती, उसको इसने क्या किया? एक्सिलरेट कर दिया, एकाएक इसने बढ़ा दिया। ये एक तरीका है जिसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिवली ऑल्टरनेशन ऑफ ड्रग एक्शन, कि हमने ड्रग की क्वांटिटी को थोड़ा सा अल्टर कर दिया जिसके उसका एक्शन प्रभावित हुआ। दूसरा है क्वालिटेटिवली। क्वालिटेटिवली कहने का क्या मतलब हो गया कि पता चला आप पहले से कोई एक दवा ले रहे थे ए, जब उस दवा ए को ले रहे थे तो आपको बड़ा आराम मिल रहा था, आपकी जो भी बीमारी थी उसमें वो दवा ए फायदा कर रही। अब आपने एक दूसरी दवा बी को भी ले लिया। अब बी के होने की वजह से क्या हुआ कि ए और बी का आपस में क्या हो गया? रिएक्शन। और उस रिएक्शन की वजह से तुम्हारे ड्रग में एलर्जिकल रिस्पांस आने शुरू हो गए, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन
शुरू हो गया। शुरुआत में अगर आप ए को अकेले ले रहे थे तो कोई एलर्जिकल रिस्पांस नहीं आ रहा था, लेकिन जब आपने पहले ले लिया बी और बी को लेने के कुछ ही देर बाद अगर आप ले रहे हैं ए, तो ए और बी का जो कॉम्बिनेशन बना उसने आपके शरीर के अंदर एलर्जिकल रिस्पांस को बूस्ट कर दिया। इसे आप क्या कहेंगे? क्वालिटेटिवली अल्टरनेशन ऑफ ड्रग एक्शन। कि आपने ड्रग वही है, क्वांटिटी वही है, लेकिन उस बी की वजह से ड्रग ए की क्वालिटी थोड़ा चेंज हो गई। अब जो वो थेरेप्यूटिक रिस्पांस दे रही थी, अब वो एलर्जिकल रिस्पांस देने लगी। इसे हम क्या कहेंगे? क्वालिटेटिवली अल्टरनेशन ऑफ ड्रग एक्शन। अब इसके बाद हम देखेंगे ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ड्रग के एक्शन पे इफेक्ट डालते हैं। तो सबसे पहला क्या है? बॉडी साइज। बॉडी साइज या सिंपल सा ये कह लो बॉडी वेट। तो बॉडी वेट के हिसाब से हमको स्पेसिफिक पर्सन को दवा देनी चाहिए। जैसे दो तीन फार्मूले हैं, इसको अगर लिखना चाहें तो लिख लें, सुनना चाहें तो सुने खाली। इंडिविजुअल डोज इज इक्वल टू बॉडी वेट इन केजी डिवाइडेड बाय 70 होल मल्टीप्लाई बाय एवरेज एडल्ट डोज। जैसे पैरासीटामॉल की बुखार को उतारने की जो डोज है वो कितना? 500 मिलीग्राम। नॉर्मल जो एडल्ट डोज है वो 500 मिलीग्राम। अब कोई एक पर्सन है ए, उनको मोटापे की बीमारी है, उस बीमारी की वजह से उनका वजन हो गया 1 कुंतल। कितना हो गया? 1 कुंतल। या और बढ़ा लो, बहुत खब्बू टाइप के हैं, बहुत ऐशो आराम की लाइफ पे, न चलना है न कुछ करना, तो और मोटे हो गए। कितना वजन हो गया? 1.5 कुंतल। 1 किलो 400 ग्राम। ठीक है, सॉरी 1 किलो 400 ग्राम नहीं, 140 किलोग्राम। 1.5 कुंतल जैसे थोड़ा कम, मान लिया उनका वजन कितना हो गया? 140 किलोग्राम। तो क्या अब उनको अगर बुखार होगा तो पैरासीटामॉल 500 से काम चलेगा? नहीं। अब उनका बुखार पैरासीटामॉल 500 से नहीं उतरेगा। तो हम क्या करेंगे? उनकी जो इंडिविजुअल डोज होगी उसके लिए हम क्या करेंगे? उनका जो बॉडी वेट है कितना? 140 किलोग्राम। उसको डिवाइडेड कर देंगे कितने से? 70 से। टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से? एडल्ट डोज से, दैट इज 500 mg। उनका डोजिंग क्या हो जाएगा? 1000 mg। कितना हो जाएगा? 1000 mg। अब उन्हें बुखार उतारने के लिए कितना चाहिए होगा? 1000 mg पैरासीटामॉल। तो इंडिविजुअल डोज इज इक्वल टू बॉडी वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय 70 होल मल्टीप्लाई बाय एडल्ट डोज। एडल्ट डोज। फिर हम आते हैं एक पैरामीटर और है बीएसए जिसे कहते हैं बॉडी सरफेस एरिया। बॉडी सरफेस एरिया। बॉडी सरफेस एरिया के हिसाब से अगर डोज को कैलकुलेट करना हो तो कैसे करते हैं? इंडिविजुअल डोज इज इक्वल टू बॉडी सरफेस एरिया इन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.7 होल मल्टीप्लाई बाय एवरेज एडल्ट डोज। जो आपको मैंने सॉफ्ट कॉपी दिया होगा केडीटी का, उसमें जो चैप्टर है फार्माकोथेरेपी, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी एंड ड्रग डेवलपमेंट, उसमें ये चीजें दी गई होंगी। वहां पे क्या है कि इंडिविजुअल डोज इज इक्वल टू बॉडी सरफेस एरिया इन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.7 होल मल्टीप्लाई बाय एवरेज एडल्ट डोज। क्लियर? अब अगर कोई पर्सन की कैंसर की दवा चल रही है,
तो कैंसर की दवाओं में, या ये कह दें कि एंटी कैंसर मेडिकेशन में, एंटी कैंसर मेडिकेशन में जब हम इंडिविजुअल डोज को काउंट करते हैं तो वो काउंटिंग बॉडी वेट के बिहाफ पे नहीं, वो काउंटिंग बॉडी सरफेस एरिया के बिहाफ पे। मतलब आप ये कहेंगे कि जितनी भी एंटी कैंसर ड्रग्स हैं उनका जब डोजिंग किया जाता है कि कितनी डोज स्पेसिफिक इंडिविजुअल को दें, तो उसके लिए हम बॉडी सरफेस एरिया का पैरामीटर फॉलो करते हैं। लेकिन अगर कैंसर के अलावा कोई और बीमारी है तो वहां हम बॉडी वेट वाला पैरामीटर या फार्मूला फॉलो करते हैं, जिसमें इंडिविजुअल डोज इज इक्वल टू बॉडी वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय 70 होल मल्टीप्लाई बाय एवरेज एडल्ट डोज। दूसरे में क्या है, इंडिविजुअल एडल्ट डोज इज इक्वल टू बॉडी सरफेस एरिया इन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.7 मल्टीप्लाई बाय एवरेज एडल्ट डोज। क्लियर है? दूसरा जो फैक्टर है वो क्या, एज। जैसे बच्चे हैं तो बच्चों को भी पैरास्टामोल बुखार की, या बच्चों को भी हम जो भी दवा देते हैं एडल्ट डोज, एडल्ट डोज को बच्चे के डोज के बिहाफ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे अगर छोटा बच्चा है तो उसको दवा की कम क्वांटिटी की जरूरत होगी, लेकिन बड़ा अगर है तो उसे ज्यादा क्वांटिटी की जरूरत होगी। तो उसका कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी वेट। अब उसमें एक दिया गया है कि अगर कोई न्यू बॉर्न, अभी जस्ट पैदा हुआ बच्चा है, तो उसको हम एडल्ट डोज का कितना देते हैं, 12.5% के आसपास। अगर 100 mg एडल्ट डोज दी जा रही है तो उसको कितना देंगे, 12.5 mg। अगर 1 महीने का बच्चा है तो 15% देते हैं एडल्ट डोज का। 3 महीने का बच्चा है 18% देते हैं एडल्ट डोज का। 1 साल का बच्चा है तो 33% देते हैं एडल्ट डोज का। 3 साल का है तो 40% देते हैं एडल्ट डोज का। 9 साल का है तो 60% देते हैं एडल्ट डोज का। और 12 साल का अगर बच्चा है तो 75% देते हैं हम एडल्ट डोज का। ये एक लमसम एक क्राइटेरिया है, इसको याद कर लीजिएगा। होता क्या है कि बच्चों का लिवर और बच्चों की किडनी वो प्रॉपर डेवलप अभी नहीं रहती है, इन्फेंट की, न्यू बॉर्न चाइल्ड की। इसीलिए उनको हम कुछ खास दवाएं देते समय बहुत ध्यान रखा जाता है। जैसे एक दवा है क्लोरेम्फेनिकॉल। क्लोरेम्फेनिकॉल इज ए एंटीबायोटिक। क्लोरेम्फेनिकॉल एंटीबायोटिक अगर न्यू बॉर्न बेबी को दिया जाए तो न्यू बॉर्न बेबी को क्लोरेम्फेनिकॉल एंटीबायोटिक देने पे ये देखा जाता है कि ग्रे बेबी सिंड्रोम, उनका बॉडी कलर कैसा हो जाता है, ग्रेइश। क्योंकि ना उनका प्रॉपरली लिवर वेल डेवलप है, ना उनका किडनी वेल डेवलप है। इसीलिए जब भी कोई दवा हम इन्फेंट को या छोटे बच्चे को देते हैं तो चूंकि उनकी किडनी और उनका लिवर वेल डेवलप नहीं है, इसलिए डोज में हम अल्टरनेशन करते हैं, सच एज क्लोरेम्फेनिकॉल जो एक एंटीबायोटिक है, अगर किसी छोटे बच्चे को दिया जाए लंबे समय तक तो उसमें ग्रे बेबी सिंड्रोम डेवलप होने के चांसेस होते हैं। अब इसके अलावा क्या है कि बहुत सी ऐसी दवाएं हैं
जो अगर बच्चों को दी जाए तो उनपे कुछ अलग तरीके के साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। जैसे किसी छोटे बच्चे को अगर हम लंबे समय तक कार्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं, अगर हम किसी छोटे बच्चे को लंबे समय तक कार्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, तो उस केस में उसकी जो ग्रोथ है, ये संभावना है कि उसकी ग्रोथ काफी हद तक घट जाए, रुक जाए। क्योंकि जो स्टेरॉइड्स होते हैं, स्टेरॉइड्स जो हमारी लॉन्ग बोन्स हैं, जैसे फीमर या ह्यूमरस, जो भी लॉन्ग बोन है, लॉन्ग बोन के कॉर्नर पे मौजूद जो कार्टिलेज होता है, उस कार्टिलेज का ऑसिफिकेशन करा देता है बहुत तेजी से कार्टिकोस्टेरॉइड। इसलिए छोटे बच्चों को अगर लंबे समय तक कार्टिकोस्टेरॉइड दिया जाता है, तो ये पूरी संभावना है कि उनकी ग्रोथ हो सकता हो कम हो जाए, घट जाए। ऐसे ही टेट्रासाइक्लिन, अगर किसी बच्चे को टेट्रासाइक्लिन, छोटे बच्चे को लंबे समय तक दिया जाता है, तो ये पूरी संभावना है कि उसके दांतों का कलर डिसकलर हो जाए, जो दांतों का रंग है वो डिसकलर हो जाए। टेट्रासाइक्लिन जब भी छोटे बच्चों को दिया जाता है, तो संभावना ये रहती है कि उनके दांतों का कलर कैसा हो जाए, डिसकलर। इसके बाद नेक्स्ट आता है एल्डरी। ऐसे ही आप देखेंगे जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, अगर कोई ओल्ड एज पर्सन है, बहुत ओल्ड एज पर्सन, तो ऐसे केसेज में भी हम ड्रग की एक्टिविटी पे इफेक्ट आना हम देखते हैं। मतलब कि किसी पर्सन का ओवर एज होना या बहुत ज्यादा एज होना भी ड्रग के एक्शन को इफेक्ट डालता है, प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि भाई जब आपकी एज बहुत ज्यादा हो गई, तो ऐसे केसेज में हो सकता है कि आपके बॉडी में मौजूद तमाम रिसेप्टर्स उस तरीके से ना रह गए हों जैसे वो पहले थे। ये भी हो सकता है कि आपके शरीर में मौजूद तमाम एंजाइम प्रॉपर फंक्शनिंग ना कर रहे हों। तो इन सारी की सारी वजहों से हो सकता है ड्रग का एक्शन कुछ चेंज हो जाए, ऑल्टरनेशन हो जाए। जैसे ये भी हो सकता है कि अगर आप बहुत कोई ओवर एज, सीनियर सिटीजन पर्सन बहुत ओवर एज है, उसको आपने दवा दिया, तो हो सकता है उसका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट प्रॉपर ढंग से काम ना कर रहा हो, दवा अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब भी ना हो। ये भी हो सकता है कि उसके इंटेस्टाइनल वॉल में प्रॉपर ब्लड फ्लो ना हो रहा हो, दवा प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब ना हो। ये भी हो सकता है कि उसके ब्लड में तमाम प्लाज्मा प्रोटीन मौजूद ना हो। तो जब प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड में मौजूद नहीं होगा, तो ड्रग जब ब्लड के अंदर जाएगा तो बाइंड किससे करेगा? तो ये सारी की सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ड्रग का एक्शन अफेक्टेड होता है इन एल्डरी पर्सन। इसके बाद हम देखेंगे क्या, सेक्स। कुछ दवाओं का हम देखते हैं कि फीमेल में ज्यादा रिस्पांस करेंगी, मेल में कम रिस्पांस करेंगी। कुछ दवाएं ऐसी हैं जो मेल में ज्यादा रिस्पांस करेंगी, फीमेल में कम रिस्पांस करेंगी। कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिनमें मेल में एडवर्स इफेक्ट ज्यादा होता है, फीमेल में कम होता है। और कुछ दवाएं ऐसी होती है जिसमें फीमेल में एडवर्स इफेक्ट ज्यादा होता है और मेल में कम होता है। जैसे आप देखेंगे कि अगर किसी को हार्ट फेल्योर की प्रॉब्लम होती है, तो हार्ट फेल्योर की प्रॉब्लम में हम दवा देते हैं डाइऑक्सिन। ये डाइऑक्सिन देने पे हम देखते हैं कि मेल को आराम बहुत जल्दी मिल जा रहा है, लेकिन फीमेल के केस में हम देख रहे हैं कि आराम नहीं मिल रहा है, कई बार उनकी डेथ हो जाती है। तो यानी डाइऑक्सिन मेडिसिन इज इफेक्टेड इन हार्ट फेल्योर। Digoxin medicine is useful in the treatment of heart failure in male, but in case of female,
इसका कोई बहुत खास प्रभाव कई बार देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी एंटी हाइपरटेंशन की मेडिसिन, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स या एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स जैसे कि क्लोनिडीन, मिथाइल डोपा, बीटा ब्लॉकर्स, तमाम ऐसे डायूरेटिक्स हैं। तो आप ये बताएंगे कि बहुत से ऐसे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं या एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं सच एज क्लोनिडीन, मिथाइल डोपा, बीटा ब्लॉकर, डायूरेटिक्स, कि उनका अगर सेवन किया जाता है तो मेल में जो सेक्सुअल फंक्शन है वो इफेक्टेड होता है। लेकिन फीमेल अगर हाइपरटेंशन की पेशेंट है और उसको मिथाइल डोपा दिया जा रहा है, लिवोडोपा दिया जा रहा है, डायूरेटिक दिया जा रहा है, तो उसके सेक्सुअल फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसके अलावा गायनेकोमेस्टिया इज ए साइड इफेक्ट ऑफ डिजिटलिस, क्लोरोप्रोमाजीन, कीटोकोनाजोल, मेटोक्लोप्रोमाइड इन मेल बट नॉट इन फीमेल। जो गायनेकोमेस्टिया बीमारी है वो गायनेकोमेस्टिया बीमारी एंटी डिप्रेसेंट दवाओं के सेवन पे, कीटोकोनाजोल के सेवन पे, मेटोक्लोप्रोमाइड के सेवन पे, क्लोरोप्रोमाजीन के सेवन पे, डिजिटैलिस के सेवन पे वो मेल में अक्सर देखने को मिलता है, लेकिन फीमेल में वो देखने को नहीं मिलता। तो आप ये बताएंगे कि बहुत सी ऐसी दवाएं हैं जिनका इफेक्ट और साइड इफेक्ट मेल पे कुछ अदर तरीके से है, फीमेल पे कुछ अदर तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, जितनी भी एंटी हाइपरटेंसिव या एंजियोलिटिक या एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं वो मेल फीमेल दोनों पे इफेक्ट डालती हैं, लेकिन मेल पे इसका साइड इफेक्ट ज्यादा होता है और फीमेल पे इसका साइड इफेक्ट कम होता है। मेल पे जो साइड इफेक्ट इन दवाओं का होता है वो जनरली उसके सेक्सुअल इफिकेसी पे होता है। फीमेल में ऐसा कोई खास इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। ऐसे ही कुछ दवाएं हैं सच एज कीटोकोनाजोल, डिजिटैलिस, क्लोरोप्रोमाजीन, मेटाक्लोप्रोमाइड, ये सारी की सारी दवाएं अगर हम सेवन करते हैं तो इससे मेल्स में गायनेकोमेस्टिया की प्रॉब्लम आने की चांसेस ज्यादा होती हैं कंपेरिजन टू फीमेल। नेक्स्ट आपका आता है स्पीसीज एंड रेसेस। स्पीसीज एंड रेसेस में कि बहुत सी ऐसी दवाएं होती हैं जो पता चला हम पे इफेक्ट डालेंगी लेकिन अफ्रीकन पे इफेक्ट नहीं डालेंगी। बहुत सी ऐसी, जैसे मैं आप एक जो रेबीज बीमारी होती है, रेबीज, रेबीज का वायरस अफ्रीकन की एक कोई जनजाति है, वहां पे उस वायरस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप ये बताएंगे कि बहुत सी ऐसी दवाएं हैं जिनका अलग अलग रेसेस पे अलग अलग प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे ये देखा गया कि क्लोरेम्फेनिकॉल जो एंटीबायोटिक है, उस एंटीबायोटिक का 1960 से लेकर के 1980 तक बहुत यूज किया गया है, अपने इंडिया में भी, अपने हांगकांग में और हांगकांग में भी। लेकिन इंडिया और हांगकांग में उसका कोई बहुत घातक प्रभाव देखने को नहीं मिला। लेकिन उसी क्लोरेम्फेनिकॉल से ग्रे बेबी सिंड्रोम देखने को मिला कि कहाँ पे लोगों में, वेस्टर्न कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में उसी क्लोरोम्फेनिकॉल का लंबे समय तक यूज करने पे ग्रे बेबी सिंड्रोम के लक्षण दिखलाई पड़े। तो ये हमारा आज का टॉपिक हुआ कंप्लीट। थैंक यू।